बाजार की गिरावटों के दौरान जो ट्रेडिंग खाते घाटे को सीमित कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते, उनमें एक आश्चर्यजनक अंतर होता है। कल्पना करें कि दो ट्रेडर्स एक ही समय पर अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। एक अनुशासन के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि दूसरा कठिन समय में घबरा जाता है। दोनों अनुकूल बाजार स्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मान लेते हैं कि वे पहले, तीसरे और 5वें साल में प्रत्येक 100% रिटर्न उत्पन्न करते हैं। हालांकि उनके परिणाम दूसरे और चौथे साल में अलग अलग हैं। अनुशासित व्यापारी घाटा 15% तक सीमित रखता है, जबकि भावनात्मक व्यापारी 40% की गिरावट का सामना करता है। सरलता के लिए मान लें कि प्रत्येक अच्छा वर्ष पिछले वर्ष के गिरावट के गर्त से शुरू होता है। प्रत्येक के पास $10,000 से शुरू करके अनुशासनहीन व्यापारी 5 वर्षों के बाद 18 साल $800 पर पहुंचता है, जबकि अनुशासित व्यापारी अपना खाता $17,800 तक बढ़ा लेता है। यह अनुशासित व्यापारी के लिए अंतिम मूल्य से अधिक है। संचयी रिटर्न में अंतर और भी अधिक स्पष्ट है। भावुक ट्रेडर के लिए 188% के मुकाबले अनुशासित ट्रेडर के लिए 478%। यह कुल प्रदर्शन का लगभग 3 गुना है। सब इसलिए क्योंकि एक ट्रेडर ने ड्रॉडाउन को बेहतर तरीके से प्रबंधित करना सीखा। एक ट्रेडर के रूप में मैं हमेशा अनुशासनिक श्रेणी में रहने का प्रयास करता हूं, क्योंकि दीर्घकालिक प्रदर्शन वास्तव में वहीं समाहित होता है। घाटे को सीमित करके मैं न केवल अपने लाभ की रक्षा करता हूं, बल्कि मेरी पूंजी को कमजोर प्रदर्शन करने वाले या असफल स्टॉक्स में बंधने से भी बचाता हूं। यह मुझे नए मार्केट लीडर में स्थानांतरित होने की लचीलापन देता है जब अवसर आते हैं। यह इच्छा सोच की तरह लग सकता है, लेकिन अनुभव से मैं आपको बता सकता हूं कि ड्रॉ डाउन को सीमित करना जितना लगता है उससे आसान है। बस कुछ स्मार्ट बदलाव अपनी ट्रेडिंग नियमों में आवश्यक हैं और उन्हें पालन करने का अनुशासन चाहिए। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको नियमों का एक सेट दूंगा जो आप अपने ट्रेडिंग नियम पुस्तिका में शामिल कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी गहरे ड्रॉ डाउन में न रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। ड्रॉ डाउन को सीमित करने का सबसे सरल तरीका माइक्रो दृष्टिकोण अपनाना है, जो व्यक्तिगत ट्रेडों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका मतलब है कि स्टॉप लॉस नियमों का कड़ाई से पालन करना और लाभदायक पोजीशनों से बाहर निकलने के लिए स्पष्ट मानदंड रखना। जिन ट्रेडों ने अभी तक लाभ नहीं कमाया है और बाजार की कमजोरी के कारण उनके स्टॉप लॉस पर पहुंच गए हैं, उन्हें तुरंत बंद कर दें। विजयी ट्रेडों के लिए अपने स्टॉप को एक उद्देश्यपूर्ण स्तर तक बढ़ाना महत्वपूर्ण है। यह एक पूर्ववर्ती स्विंग लो या एक तकनीकी संकेत हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से मैं लाभदायक लंबे पदों पर निकासी प्रबंधन के लिए MACD संकेतक का उपयोग करता हूं। मेरा नियम सरल है। जब MACD रेखा सिग्नल रेखा के नीचे जाती है, जो अक्सर चरण 3 वितरण का संकेत होती है, तो मैं उस सप्ताह के निचले स्तर को चिह्नित करता हूं। यदि स्टॉक उस निम्न स्तर के नीचे जाता है तो मैं बाहर निकल जाता हूं। जैसे ही आपके पास ऐसे स्पष्ट नियम आधारित विक्रय रणनीतियां होती हैं, वास्तविक कार्य उन्हें बनाए रखना होता है। जब बाजार कमजोर होता है तो प्रत्येक स्थिति या तो अपने स्टॉप लॉस तक पहुंच जाएगी या तकनीकी संकेत दिखाएगी, जैसे MACD क्रॉस, जो संकेत देता है कि बाहर निकलने का समय है। इन अवधियों के दौरान सबसे बुरी बात जो आप कर सकते हैं वह है बड़े आकार की स्थिति और उच्च लीवरेज के साथ बाजार का मुकाबला करना, खासकर जब गुणवत्तापूर्ण सेटअप कम होते हैं। कुछ व्यापारी एवरेजिंग डाउन का सहारा भी लेते हैं। व्यक्तिगत शेयरों में यह नहीं है। मुश्किल बाजार परिस्थितियों में रक्षात्मक रहना अक्सर सबसे समझदार कदम होता है। अब जब आपने अपनी वर्तमान स्थिति को संभाल लिया है, सवाल यह उठता है कि आप नए ट्रेड्स को कैसे अपनाएं ताकि आपका खाता सक्रिय रहे। आपको अपनी स्थिति का आकार हाल के ट्रेडों के प्रदर्शन के आधार पर समायोजित करना चाहिए। अगर आपकी जीत दर काफी गिर गई है, लेकिन आपने अधिकांश स्थितियों को समाप्त करने के बाद भी सेटअप की पहचान की है, तो कम स्थिति आकारों के साथ आगे बढ़ें। भालू बाजारों में सुधार अक्सर ऐसे वातावरण में आगे नहीं बढ़ने वाले ब्रेकआउट का उत्पादन करते हैं। पूरी ताकत के साथ जाने के बजाय छोटे व्यापार के साथ पानी का परीक्षण करना समझदारी है। तथ्यात्मक रूप से कहें तो यदि आपकी हाल की जीत दर घट गई है, तो प्रत्येक ट्रेड में अपने पूंजी का 0.25% से अधिक जोखिम न लें। वैकल्पिक रूप से आप व्यापक बाजार सूचकांकों से संकेत ले सकते हैं। कभी कभी तनाव की अवधि के दौरान पूरी तरह बाहर रहना और केवल तब लौटना ही सबसे अच्छा होता है जब सूचकांक स्पष्ट रूप से उलटफेर के संकेत दिखाते हैं। लेकिन इसे प्रभावी ढंग से करने के लिए आपको आत्मविश्वास के साथ उन मोड़ बिंदुओं की पहचान करने में मदद करने वाले एक प्रणाली की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए मैं 10 पीस EMI क्रॉसओवर विधि का उपयोग करता हूं, जिसे मैंने एक पूर्व वीडियो में विस्तार से समझाया है। बाजार के मोड़ बिंदुओं की पहचान करने के लिए इस दृष्टिकोण में
मैं S&P 500 जैसे एक व्यापक बाजार सूचकांक के साप्ताहिक चार्ट का विश्लेषण करता हूं और 10 सप्ताह और 20 सप्ताह की घातीय मूविंग एवरेज या EMI को प्लॉट करता हूं। चूंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हाल के मूल्य गतिविधि को अधिक भार देते हैं, वे गति में बदलावों को तेजी से दर्शाते हैं, जिससे एक सामान्य बुल मार्केट डिप और एक गहरे सुधार या मंदी के बाजार की शुरुआत के बीच अंतर करने में मदद मिलती है। जब मैं तलाश करता हूं कि 10 सप्ताह का EMI 20 सप्ताह के EMI के नीचे जाता है तो यह संभावित मंदी चरण का संकेत देता है, या उसके ऊपर जाता है तो यह तेजी मोड़ का सुझाव देता है। उदाहरण के लिए 2022 के सुधार के दौरान S&P 500 में पीक से ट्रफ तक 37% से अधिक की गिरावट आई। हालांकि शीर्ष से EMI क्रॉसओवर के बिंदु तक गिरावट 10% से कम थी, जिसका अर्थ है कि इस विधि ने लगभग 17% अतिरिक्त गिरावट से बचने में मदद की। यह एक महत्वपूर्ण बफर है, खासकर जब यह ध्यान में रखे कि व्यक्तिगत स्टॉक आमतौर पर सूचकांक की तुलना में अधिक गिरते हैं। वर्तमान बाजार मंदी में सूचकांक में 21% से अधिक की गिरावट आई है, लेकिन EMI क्रॉसओवर होने से पहले ही लगभग 8% की गिरावट हुई, जो एक बार फिर एक मूल्यवान प्रारंभिक संकेत प्रदान करता है। चलो देखते हैं कि यह प्रणाली पिछले 7 बाजार गिरावटों में कैसे काम करती, जब सूचकांक स्तर पर गिरावट 20% से अधिक थी। यह तालिका पिछले 7 बाजार दुर्घटनाओं में शिखर से गर्त तक की गिरावट की मात्रा को दिखाती है। इन दुर्घटनाओं में औसत गिरावट 35.4% थी, जबकि सुधार का औसत अवधि 362 दिन था। यदि हम 10 और 20 EMI का उपयोग करके ड्रॉडाउन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो औसत गिरावट 2.5 गुना घटकर 14% रह गई। निवेशित रहने के दिनों की संख्या 4.3 गुना कम हो गई। ये प्रणाली काम करती है। वास्तव में अच्छा काम करता है जब तेजी के बाद सूचकांक गिरते हैं। हालांकि यह लंबे समय तक सीमित बाजारों में मिश्रित संकेत दे सकता है, फिर भी मैं इसे गहरे नुकसान से बचने और तेजी के दौर के बाद लाभ को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अधिक प्रभावी उपकरणों में से एक मानता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक स्पष्ट प्रवृत्ति के बाद होने वाले संकेत अधिक विश्वसनीय और कार्रवाई योग्य होते हैं। दूसरी ओर, एक बुलिश क्रॉसओवर बाजार में फिर से प्रवेश करने का संकेत दे सकता है। जैसे ही संकेत दिखाई दे, आप अच्छी सेटअप्स को देखना शुरू कर सकते हैं और मजबूत स्टॉक्स में धीरे धीरे पूरी स्थिति बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, S&P 500 पर बुलिश क्रॉसओवर जनवरी 2023 में हुआ। उस बिंदु से फरवरी 2025 तक सूचकांक 55% बढ़ गया और कई व्यक्तिगत शेयरों ने मल्टी बैगर रिटर्न दिया। विस्तृत बाजार सूचकांकों के स्वास्थ्य का आकलन करने का एक और उपयोगी तरीका है RSI डाइवर्जेंस का अवलोकन करना। यह तब होता है जब सूचकांक नए उच्च स्तर पर पहुंचता है, लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ऐसा नहीं कर पाता, जो गति के नुकसान का संकेत होता है। साधारण शब्दों में, हाल के मूल्य परिवर्तन में पिछले कुछ हफ्तों में देखी गई ताकत की कमी है। जबकि RSI विचलन आवश्यक रूप से सभी स्थितियों से बाहर निकलने का संकेत नहीं है, यह एक चेतावनी संकेत के रूप में काम करना चाहिए। उस बिंदु से आगे सतर्कता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। अनुशासन समझौता नहीं किया जा सकता, कोई अपवाद नहीं। बाजार की वो गलतियां जिनको उसने मजबूत ऊपर की प्रवृत्तियों के दौरान माफ कर दिया था, कमजोर परिस्थितियों में महंगी साबित हो सकती हैं। इन क्षणों में सतर्क रहना महत्वपूर्ण हो सकता है। वर्तमान बाजार की गिरावट में S&P 500 से RSI का अंतर जून 2024 में ही दिखाई देने लगा। हालांकि सूचकांक विचलन स्पष्ट होने के बाद 8% और बढ़ गया, यह अंततः अपनी दिशा बदलने के बाद फरवरी 2025 में अपने शिखर से 20% से अधिक गिर गया। RSI विचलन बाजार के निचले स्तरों का पता लगाने में भी प्रभावी है। उदाहरण के लिए, 2022 में S&P 500 ने नया न्यूनतम स्तर बनाया, लेकिन RSI ने नहीं, जिससे संकेत मिला कि गिरावट की गति कम हो रही थी और एक उलटफेर निकट हो सकता है। आप RSI विचलन को बाजार द्वारा ब्रेक लगाने के रूप में सोच सकते हैं, जबकि 10-20 EMA क्रॉसओवर अंतिम ठहराव के रूप में कार्य करता है। एक बार जब दोनों संकेत संरेखित हो जाते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रवृत्ति बदल गई है और उस समय पूरी तरह से अलग हो जाना या केवल बहुत जरूरी होने पर ही हल्का व्यापार करना समझदारी है। एक ट्रेडर के लिए नकद में बैठना सबसे कठिन निर्णय हो सकता है, विशेषकर शुरुआती बाजार गिरावट के झटके खाने के बाद। हालांकि
अक्सर सबसे कठिन विकल्प ही सबसे अच्छा होता है। अपने नुकसान की भरपाई करने और बराबरी पर आने के लिए बदला लेकर ट्रेड करने का प्रलोभन बहुत मजबूत होता है, लेकिन यह आमतौर पर और अधिक गहरे घाटे की ओर ले जाता है और आपके ट्रेडिंग करियर को पटरी से उतार सकता है। आपको उस प्रवृत्ति का विरोध करना चाहिए और उस भीड़ का हिस्सा बनने से बचना चाहिए। जिन लोगों ने हाल के बाजार गिरावट से पहले जोखिम प्रबंधन लागू किया और नकद सुरक्षित रखा, उनके लिए यह लंबी अवधि के पोजीशन में प्रवेश करने के लिए अच्छा समय हो सकता है, विशेष रूप से सूचकांकों में।